अपन पढ़ रहे थे सांद्रता। अब सांद्रता जो पद होते थे, इन सांद्रता पदों को अलग अलग मात्रकों के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते थे। जिसमें मैंने आपको दो मात्रक बताए थे, भार भार मात्रक और दूसरा था अपना भार आयतन मात्रक। तो भार भार मात्रकों में भी अपन ने अलग अलग मात्रक पढ़े थे। पहला मात्रक अपन ने पढ़ा था भार प्रतिशत। दूसरा जो मात्रक पढ़ा था अपन ने कल, वो था मोल भिन्न। आज अपन पढ़ेंगे जो तीसरा पद है, यानी जो सांद्रता का तीसरा जो पद है वो है अपना मोललता। क्या बोला मैंने? मोललता। अब विलेनों की जो मोललता होती है, वो मोललता हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? बहुत से विलेनों की जो सांद्रता होती है, वो सांद्रता हमें मोललता में ज्ञात करनी होती है। तो जब हम सांद्रता को मोललता में किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो पहले इसकी हम परिभाषा बता सकते हैं कि मोललता हम किसे कहते हैं। 1000 ग्राम विलायक में, मोललता में विलेन नहीं आता, विलायक आता है। 1000 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलेन की मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो मोललता किसे कहते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलेय की मोललता कहते हैं। मोललता को जो व्यक्त करते हैं, वो व्यक्त करते हैं हम स्मॉल m से। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल m से। तो जो मोललता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास? मोललता बराबर, देखो परिभाषा के अनुसार 1000 ग्राम विलायक में घुली विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को, यानी विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार। अब ये विलायक का भार हम किस में लेंगे? किलोग्राम में। विलायक का भार किसके अंदर लेंगे? किलोग्राम में। अगर हम विलायक का भार किलोग्राम में लेते हैं तो यह फॉर्मूला, अगर उसने किलोग्राम की जगह हमें ग्राम दे दिया, क्या दे दिया? अगर विलायक का द्रव्यमान किसमें है? ग्राम में, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोललता बराबर विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, या विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार। अब भार हम किसमें ले रहे हैं? यहां पर देखो ग्राम में। जब विलायक का भार हमें ग्राम में हो तो इनटू क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे, क्योंकि वहां पर किलोग्राम में आना चाहिए। और हम जानते हैं ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए अपॉन क्या करते हैं? 1000 करते हैं। तो 1000 कहां पर आ जाता है? ऊपर आ जाता है। कहां पर आ जाता है? ऊपर। तो जब हमें मात्रा ग्राम में दे, विलायक की मात्रा किसमें दे रखी हो? ग्राम में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर विलायक की मात्रा किलोग्राम में दे रखी हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई तब करेंगे जब हमें विलायक की मात्रा ग्राम में दे रखी हो। ये अब अपन जानते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, मोलों की संख्या मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मोलों की संख्या अपन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो विलेय का भार अपॉन इसका अणुभार। कौन सा सूत्र लगा देंगे? विलेय का भार अपॉन उसका अणुभार। मैंने आपको कल भी बताया था, सवाल भी कराए थे मोलों की संख्या, कि जिसकी भी हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं उसके भार में उसके अणुभार का मतलब मोलर द्रव्यमान का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो हम एक और डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पर, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार अपॉन उसका अणुभार, तो W अपॉन M, ये तो विलेय के मोलों की संख्या होगी, इनटू विलायक का भार। विलायक का भार क्या मान लिया हमने? कैपिटल W इनटू 1000। जब हमें विलायक की मात्रा किसमें दे रखी हो? ग्राम में दे रखी हो। तो मोललता कौन से सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? अगर डायरेक्ट मोलों की संख्या नहीं निकाले तो विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार इनटू 1000। तो यहाँ जो W दे रखा है हमें, W है विलेय का भार, विलेय का भार। M है स्मॉल m, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और कैपिटल जो W दे रखा है वो है विलायक का भार।
विलायक का भार। ये विलायक का भार किसमें दे रखा है इसने हमें? ग्राम में, क्योंकि हमने इसको क्या कर रखा है 1000 से क्या कर रखा है मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? मोललता की गणना कर सकते हैं। अब मोललता जो है मैंने कल भी आपको बताया था, मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो मोललता है ये मोललता भार मात्रक है। क्या है? भार। और मैंने एक बात आपको बताई थी कि ताप से वही मात्रक प्रभावित होते हैं जिनमें आयतन पद होता है, जबकि यहाँ पर मोललता में कोई आयतन पद नहीं है, इसलिए इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोललता का जो मात्रक होगा, मोललता का जो मात्रक होगा, देखो बेटा मोलों की संख्या यानी मोल विलायक का भार किलो, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम। इसमें लेंगे किलोग्राम, इसलिए भी किलोग्राम में हो चुका है क्योंकि हमने ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर? ग्राम किलोग्राम में। तो जब हमें ग्राम में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और जब हम उसकी विलायक की मात्रा किलोग्राम में दे रखा हो तो हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे, और आसानी से हम किसकी गणना कर लेंगे? यहाँ पर मोललता की गणना कर लेंगे। देखो सवाल में मैं आपको बताता हूँ कैसे हम मोललता की गणना करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपके कोई सवाल आ गया 80 ग्राम NaOH को, यानी विलेय की मात्रा कितनी? 80 ग्राम NaOH को 400 ग्राम जल में घोला गया है। 80 ग्राम NaOH को 400 ग्राम जल में घोला गया है, तो इस विलेय की सांद्रता मोललता में ज्ञात करो। सांद्रता को किसमें ज्ञात करना है? हमें मोललता में। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, इसको हम हल कैसे करेंगे? हमें NaOH क्या है? यहाँ पर विलेय है। मैंने आपको बताया था जिसको घोला जाता है वो विलेय होता है, जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है? विलायक होता है। तो विलेय का भार कितना आ गया? देखो आप, विलेय का भार क्या मान लेते हैं हम? स्मॉल w। कितना है? 80 ग्राम। 80 ग्राम। विलेय कौन है हमारे पास? NaOH। विलेय कौन है? NaOH। तो विलेय का भार कितना आ गया? 80 ग्राम। विलायक का भार, विलायक कौन है? किसमें घोला गया है? जल में। H2O का भार कितना दे रखा है इसने हमें? 400 ग्राम। अब देखो हमारे मोललता ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ग्राम में दे रखा है, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मोललता बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का अनुभार इंटू विलायक का भार इंटू 1000। तो हमारे पास W आ गया और विलायक का भार भी आ गया। विलायक का भार हमने क्या माना है यहाँ पर? कैपिटल W। ये कैपिटल W का मान भी हमारे पास आ गया 400। तो अब हमें किसका ज्ञात करना है? विलेय का अनुभार ज्ञात कर लेते हैं। किसका अनुभार ज्ञात कर लेते हैं? विलेय का। तो देखो विलेय कौन है हमारे पास? NaOH। विलेय का अनुभार हमने मान रखा है स्मॉल m। तो विलेय का अनुभार कितना आ गया हमारे पास? देखो Na का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23। तो Na का कितना हो गया? ये 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, ये 16 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। तो टोटल जो अणुभार आया वो कितना आ गया हमारे पास? 40 आ गया। कितना आ गया? 40 ग्राम प्रति मोल विलेय का हमारे पास क्या आ गया? अणुभार है। अब हमारे पास विलेय का भार भी है, विलायक का भार भी है, विलेय का अणुभार भी है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? मोललता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है हमें? मोललता। अब देखो बच्चों, मोललता ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मोललता बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का अनुभार इंटू विलायक का भार इंटू 1000। तो आप देखो मोललता बराबर विलेय का भार स्मॉल w कितना दे रखा है उसने हमारा? 80 अपॉन विलेय का अनुभार ये 40 इंटू कैपिटल W विलायक का भार कितना दे रखा है? 400 इंटू 1000। इसके आप क्या कर लो? कैलकुलेशन कर लो। ये 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट गई, 4 से कट गए 80, 20 बार और 4 से 20 कट गए 5। यानी हमारे पास क्या आंसर आया? 5 मोल
प्रति किलोग्राम, या इसको हम लिख देते हैं 5 स्मॉल एम। इस स्मॉल एम का मतलब भी क्या होता है, मोललता होती है, यानी इस विलेन की जो सांद्रता होगी, इस विलेन की सांद्रता कितनी आएगी, 5 एम आएगी। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, विलेन की सांद्रता को किस रूप में ज्ञात कर सकते हैं, मोललता के रूप में। तो मोललता के रूप में जब हम ज्ञात करेंगे तो ये मोललता एक ऐसा पार्ट है जिसमें विलायक को काम में लेते हैं। किसकी मात्रा को काम में लेते हैं, यहाँ पर विलायक को। बाकी जितने भी सांद्रता पद थे नॉर्मली उनमें हम विलेन को काम में लेते हैं, लेकिन इसमें हम किसको काम में लेते हैं, विलायक को। तो मोललता ज्ञात करने का बहुत आसान सूत्र है कि विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। अगर ग्राम में दे रखा है तो इंटू 1000 कर देंगे, और ग्राम में नहीं दे रखा है तो 1000 नहीं लगाएंगे। या विलायक की मात्रा हमें किसमें दे रखी थी, उसने ग्राम में दे रखी, इसलिए हमने इसको 1000 से क्या करा, मल्टीप्लाई करा। अगर ये मात्रा वो किलोग्राम में दे देता तो फिर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, केवल एक फॉर्मूला लगा देंगे। तो विलायक की 1000 से मल्टीप्लाई तब करेंगे जब हमें विलायक की मात्रा ग्राम में दे रखी हो। अगर ग्राम में नहीं दे रखी हो, किलोग्राम में दे रखी हो, तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो इस प्रकार हम सांद्रता को किस रूप में ज्ञात कर सकते हैं, मोललता के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा सांद्रता पद्धति क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारा अगला जो पद आता है सांद्रता पद, वो आता है पीपीएम, आता है पीपीएम। अब पीपीएम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम का जो मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। अब हम जानते हैं जो मिलियन होता है, मिलियन बोलते हैं 10 लाख को। 10 लाख का मतलब 10⁶ को। जब विलेन अत्यंत तनु हो, बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या मिला हो, विलायक मिला हो, और विलेय की मात्रा अत्यंत कम हो। जैसे सपोज करो समुद्री जल में हमें ऑक्सीजन की सांद्रता ज्ञात करनी है। अब जल तो बहुत सारा है, ऑक्सीजन तो बहुत कम मात्रा में होगी। जब मात्रा विलेय की अत्यंत कम हो तो उनकी सांद्रता हम किसमें ज्ञात करते हैं, पीपीएम में। या एक और होता है, कभी कभी आ जाता है पीपीबी। पीपीबी का मतलब होता है 10⁹ ये 10 लाख, ये 10 करोड़। आगे तो ये पीपीएम है यानी 10 लाख, और ये पीपीबी पार्ट पर बिलियन, मिलियन बिलियन इस प्रकार की क्या होती है, इंटरनेशनल यूनिट चलती है और ज्यादा जो होती है तो मिलियन ही आती है। मिलियन क्या, किसको कहेंगे, 10⁶ को। अब हम किसे कहेंगे, पार्ट पर मिलियन। देखो इधर विलेय की वो मात्रा जो विलेन के 10 लाख भार भागों में उपस्थित होती है। विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलेन के 10⁶ यानी 10 लाख भार भागों में उपस्थित होती है, उसे पीपीएम कहते हैं। मैंने क्या बताया, जब विलेन अत्यंत तनु हो तो ऐसे विलेनों की हम सांद्रता किसमें ज्ञात करते हैं, पीपीएम में। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन में ज्ञात करते हैं, यानी किसी भी विलेन के 10 लाख भार भागों में उपस्थित, 10 लाख भार भागों में उपस्थित विलेय की जो मात्रा आती है उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं, पार्ट पर मिलियन। तो पीपीएम का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा अपने पास, यानी विलेय की मात्रा अपॉन विलेय की मात्रा इंटू 10⁶। विलेय की मात्रा अपॉन विलेन की मात्रा इंटू 10⁶। ये तो पीपीएम। अगर कभी कभी आपसे पीपीबी पूछ ले, पार्ट पर विलेन पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ 10⁶ की जगह 10 क्या कर देंगे, हम 9 कर देंगे। तो अगर यहाँ 10 हम 9 कर देते हैं तो ये हमारे आ जाता है पीपीबी, पार्ट पर विलेन आ जाता है। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, पीपीएम में पार्ट पर मिलियन यानी 10⁶। तो विलेन के 10 लाख भार भागों में, 10 लाख का मतलब होता है 10⁶ भार भागों में
घुले हुए विलेय की जो मात्रा होती है, उसमें विलेय की जो मात्रा आती है उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, ppm कहते हैं। यानी विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलेय के 10 लाख है, 10 के घात 6 का मतलब होता है 10 लाख भार भागों में उपस्थित होती है, उसे ppm कहते हैं। अब आपके कोई क्वेश्चन आ गया, देखो इधर कोई क्वेश्चन आ गया, आप हमें समझाओ। क्वेश्चन दे दिया उसने कि समुद्री जल के नमूने में विलेय के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है, तो विलेय की सांद्रता ppm में ज्ञात करो। विलेय की सांद्रता हमें किस में ज्ञात करनी, ppm में। कोई क्वेश्चन बनाकर दे दिया उसने कि समुद्री जल के नमूने में विलेय के प्रति किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, किलोग्राम का मतलब क्या हो, 1। अगर ये ग्राम में लेंगे दे रखी है तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में। विलेय के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। यानी विलेय कौन है, ऑक्सीजन। कौन घुली हुई है, ऑक्सीजन। कितनी घुली हुई है, 5.8 इंटू 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। तो विलेय की सांद्रता हम किस में ज्ञात करेंगे, ppm में ज्ञात करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया ppm ज्ञात में ज्ञात करने का। तो अभी अपन को क्या क्या दे रखा है इस सवाल में। सबसे पहले देखो विलेय कौन है, समुद्री जल। विलेय कौन है यहाँ पर, समुद्री जल की मात्रा कितनी दे रखी है, समुद्री जल की मात्रा 1 किलोग्राम दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1 किलोग्राम। इस 1 किलोग्राम को हम किस में बदल लेते हैं, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम। ये तो इसकी मात्रा होगी। दूसरी कौन घुली हुई है उसके अंदर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन है यहाँ पर, विलेय कौन है यहाँ पर, ऑक्सीजन की मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी दे रखी है, देखो इसने 5.8 इंटू 10 की घात -3 ग्राम दे रहा। ठीक है, अब इसकी सांद्रता हम किस में ज्ञात करें, ppm में। मैंने आपको ppm का फॉर्मूला बताया कि विलेय की मात्रा अपॉन विलेय की मात्रा इंटू 10 की घात 6। देखो बच्चों, विलेय की मात्रा कितनी है, 5.8 इंटू 10 की घात -3 अपॉन विलेय की मात्रा कितनी होगी, 1000 इंटू 10 की घात 6। देखो 10 की घात 3 ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, -3 -6 हो जाएंगे। तो ये तो सारे कट गए, 3 0 से 3 0, 3 से ये 3 कट गए माइनस के। तो अपनी जो सांद्रता है वो कितने आए, 5.8। मात्रा लिख देंगे ppm। इसका मात्रा क्या लिख देते हैं, ppm। यानी इसकी जो सांद्रता आएगी वो कितने आएगी, कितने ppm आएगी, 5.8 ppm आएगी। तो इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ppm भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि जो बार मात्रा। अब ये जो ppm, एक और बात बताओ, इस ppm में भी कोई आयतन नहीं है, कहीं भी नजर हमें नहीं आ रहा, तो ppm पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी कौन सी यूनिट है, भार मात्रक है। और मैंने आपको बताया था कि जो भार मात्रक होते हैं उन भार मात्रकों में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भार मात्रकों में मैं रिवाइज करा रहा हूं, हमने 4 मात्रक पढ़े। नंबर पहला मात्रक मैंने आपको बताया था द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा मैंने आपको बताया था मोल दिन या मोल अंश, तीसरा आज अपन ने पढ़ा मोललता, और चौथा में अपन ने आज पढ़ा ppm। चौथा कौन सा पढ़ा अपन ने, ppm। तो ये जो 4 जो मात्रक थे सांद्रता के, जो ये 4 पद थे, इन 4 पदों को मैंने किस में पढ़ाया आपको, भार मात्रक में। दूसरा जो मात्रक आता था वो आता था अपना भार आयतन मात्रक। अब भार आयतन मात्रक क्या होता है बच्चों, देखो भार आयतन मात्रा, देखो नाम से स्पष्ट है, भार और आयतन।
यानी विलय की मात्रा तो हम किस में व्यक्त करेंगे? भार में। और विलयन की जो मात्रा होगी उस मात्रा को किस में व्यक्त करेंगे? आयतन में। आयतन का मतलब मिलीलीटर या लीटर, और भार का मतलब मैंने आपको क्या बताया? ग्राम या किलोग्राम में। यानी ऐसे मात्रक जिसमें विलय को तो भार के रूप में, व विलयन को या विलायक को हम आयतन के रूप में व्यक्त करेंगे। ऐसे मात्रकों को क्या कहेंगे? भार आयतन मात्रक। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? आयतन आ रहा है। तो ये जितने भी मात्रक होंगे ये मात्रक ताप से प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ा देते हैं तो आयतन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब ताप बढ़ा रहे हैं तो आयतन परिवर्तित हो रहा है, ताप कम करेंगे तो आयतन कम हो जाता है। तो ये जो मात्रक होते हैं ये मात्रक ताप से प्रभावित होते हैं, जबकि भार भार मात्रक ताप से प्रभावित नहीं होते। उसका रीजन यही है कि भार भार मात्रक में आयतन पद नहीं है, जबकि भार आयतन मात्रक ताप से प्रभावित होता है, क्योंकि भार आयतन में आयतन है और आयतन ताप से क्या होता है? प्रभावित होता है। तो भार आयतन मात्रक किसे कहेंगे? ऐसे मात्रक जिसमें विलय को भार में व विलयन को आयतन के रूप में व्यक्त करते हैं, ऐसे मात्रक को हम क्या कहते हैं? भार आयतन मात्रक कहते हैं। भार आयतन मात्रक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला जो भार आयतन मात्रक आता है हमारे पास भार आयतन प्रतिशत। दूसरा जो मात्रक होता है मोलरता, इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो मात्रक होता है वो होता है नॉर्मलता, और चौथा जो मात्रक होता है फार्मलता। तो ये चार जो मात्रक है, इन चार मात्रकों को अपन किस में पढ़ेंगे? भार आयतन मात्रक। अरे तो चारों मात्रक है, इन चारों मात्रक में आयतन पद आता है, इसलिए चारों मात्रक ताप से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। आपसे बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है? तो मोलरता तो ताप से प्रभावित नहीं होगी क्योंकि तो भार भार मात्रक है, जबकि मोलरता ताप से क्या होती है? प्रभावित होती है, क्योंकि ये भार आयतन मात्रक है। तो इसमें चार प्रकार के मात्रक पढ़ेंगे। पहला तो भार आयतन प्रतिशत, दूसरा मोलरता, तीसरा नॉर्मलता और चौथा हम फार्मलता। इसको अपन करेंगे कल। इन सांद्रता पदों को कब पढ़ेंगे? अपन कल पढ़ेंगे।